हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द सेल। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम बेसिकली सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स क्या होती है? सेल्स जो होती है वो हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि सेल जो होती है हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड इसकी डिस्कवरी के बारे में, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। और कंपैरिजन भी हम देखेंगे प्लांट सेल और लिविंग सेल्स का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। एंड अगर आपको आपकी इस बुक के बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, उनका वीडियो देखना है, एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाले, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हो। जैसा कि आपने सेल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है लिविंग थिंग्स की, वो सेल से मिलकर बनती है। और सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसको कह सकते हैं। बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज, यानी सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनते हैं। और टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से, यानी कि जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ वर्क करते हैं या जुड़ जाते हैं तो हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी जो होती है लिविंग थिंग्स की, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, ठीक है। बट सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बट सेल जो होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दो टाइप के होते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनमें सिंगल सेल होती है। और मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन 2 या फिर कितनी भी सेल्स हो सकती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया है, सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द वन और मोर देन सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बनते हैं। या तो उनमें सिंगल सेल हो सकती है, अगर सिंगल सेल है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और अगर सिंगल सेल से ज़्यादा सेल्स है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, यानी कि ऑर्गेनिज्म को हम जैसे ब्रिक्स के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग में बहुत सारी ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बिल्डिंग की, ठीक है। बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर आपकी बिल्डिंग तैयार होती है, इसी प्रकार हम बहुत सारी सेल से मिलकर हमारी बॉडी तैयार होती है, ठीक है। लाइक ब्रिक्स आर अरेंज टू मिमेक बॉल, यानी कि दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स को अरेंज किया जाता है, उसी प्रकार जो होता है ऑर्गेनिम्स को बनाने के लिए सेल्स को अरेंज किया जाता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलके ही हमारे ऑर्गेनिम्स की बॉडी को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रही है, एक तो है ऑनियन पील की, यानी कि ऑनियन पील में आप देख सकते हो ये जो अलग अलग बहुत सारी सेल्स मिलके, मतलब सेल्स हम उनको बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये भी एक तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ऑनियन की। और ये आप बॉल की पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी जो ब्रिक्स हैं वो मिलके एक बॉल का स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो यानी कि इस बॉल के जो मतलब ब्रिक्स एज ए सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। ये इंग्लैंड के थे बेसिकली, तो इसलिए इंग्लिशमैन थे। हु फर्स्ट डिस्कवर द सेल, जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कॉर्क एक प्लांट होता है, मतलब प्लांट तो क्या बोले, मतलब किसी ट्री का छिलका होता है, ठीक है, कॉर्क। तो उन्होंने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था
ठीक है, प्लांट के कोर को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप से, और फिर उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत ही टिनी कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। यानी कि जैसे ही यहाँ पर ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको ऑनियन पील में, ऐसे वहाँ पर कंपार्टमेंट्स उन्हें देखने को मिले। ठीक है, दैट अपेयर्ड लाइक ए हनीकॉम, यानी कि वो जो कंपार्टमेंट थे हनीकॉम की तरह दिख रहे थे। हनीकॉम मतलब, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह, उसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, ऐसे दिख रहे थे। ही गेव टू बी टर्म सेल, ठीक है, उन्होंने इन जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको सेल, ठीक है, सेल का नाम दिया था। हाउएवर हुक डिड नॉट नो द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल्स, मतलब उस टाइम जो थे और रॉबर्ट हुक के इनके फंक्शंस के बारे में नहीं जानते थे। ही ऑब्जर्वेशन गिव नो इंडिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इन्होंने सेल्स को तो देखा था बट उन्होंने सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जो कि सेल्स में सेंटर पॉइंट में होता है, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। एंड अदर ऑर्गेनल्स फाउंड इन मोस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है, और बाकी के ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, तो वो भी इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किए थे बट होते हैं एक्चुअली में। आगे हम पढ़ते हैं वैरायटी इन सेल्स, ठीक है, नंबर, शेप एंड साइज, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग जो सेल्स की वैरायटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो देखो, द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म वेरीज विद द साइज, मोर द नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर विल बी साइज, यानी कि जिनमें ज़्यादा सेल्स होती है तो उन ऑर्गेनिज्म की साइज भी ज़्यादा होती है, और जिनमें कम सेल होती है उन ऑर्गेनिज्म की साइज भी कम होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनि मीन्स सिंगल सेल। अब देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एक तो अमीबा है, एक यीस्ट है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ये दोनों नाम तो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं यूनिसेलुलर में, ठीक है। इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सभी सिंगल सेल के द्वारा कैरी किए जाते हैं। मतलब ये सारे काम जो होते हैं ना अपनी सिंगल सेल से ही करते हैं, क्योंकि इनके पास और ज़्यादा सेल्स तो होती नहीं है जो इनके पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हो, ठीक है। तो यानी कि इनका डाइजेशन, इनका रेस्पिरेशन, इनका रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी काम इनकी बॉडी को करने होते हैं वो सारे सिंगल सेल से ही करते हैं, ठीक है। ऐसे हम आगे देखते हैं मल्टीसेलुलर। तो मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मोर देन वन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म लाइक कैट है, डॉग है, मैंगो ट्री है, बैनन ट्री है, हु हैव मेड ऑफ द मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सेल्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में मिलियंस, 10 मिलियंस, मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ सेल्स होती है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर अमीबा की पिक्चर दिखा रखी है। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर होता है, ये माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है, इसलिए आपको ये बड़ी दिख रही है। इतना बड़ा अमीबा नहीं होता है, अमीबा बहुत ही यूनिसेलुलर होता है, तो हम उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये। इसकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब इसकी शेप जो होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। और आगे आप पिक्चर देख रहे हो यीस्ट की, ये आपका यीस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली है। इसका यूज हम करते हैं बेकिंग में, बहुत सारी इसके यूजेज हैं, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं सेल साइज की, ठीक है। द साइज ऑफ सेल्स कैन वेरी फ्रॉम माइक्रोन, ठीक है, मिलियंस ऑफ द मीटर टू ए फ्यू सेंटीमीटर। मतलब सेल्स की जो साइज़ होती है वो वेरी करती है, ठीक है। बड़ी सेल्स भी होती है, छोटी सेल्स भी होती है, सेंटीमीटर में होती है। ऑल्थो मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब जितनी भी ज़्यादा सेल्स होती है ज़्यादातर तो सभी माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब सब इतनी छोटी होती है कि हम उनको देख नहीं सकते, उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होती है। बट कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी सेल्स को हम नेक्ड आइज से, मतलब हमारी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ओव्यूल ऑफ द साइकस प्लांट इज द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में अगर हम सेल्स की बात करें तो साइकस एक प्लांट होता है जिसकी सबसे बड़ी मतलब सेल होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि साइकस जो प्लांट है उसकी सबसे बड़ी क्या होती है? सेल होती है। और अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में ऑस्ट्रिच जो एनिमल होता है, ठीक है, उसकी जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है ऑस्ट्रिच की, ठीक है।
ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो बिगेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। तो यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में आपको ध्यान रखना है। आगे है माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरियम होता है, इज स्मॉलेस्ट सेल, उसकी सबसे छोटी सेल होती है। और उसका साइज क्या होता है, तो साइज आप देख लो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और ये तो हो गए एनिमल्स की बात। अब हम अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो द ब्लड सेल आर द स्मॉलेस्ट एंड द नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट। यानी कि हमारी बॉडी में अलग अलग जो बॉडी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनका अलग अलग टाइप का सेल्स होता है। तो जो ब्लड की सेल होती है, जिसको हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। बाकी का जो आपका नर्व सिस्टम है, जो कि हमारे माइंड में होती है एक तरह से ये, ठीक है, नर्व सिस्टम जो कि लार्जेस्ट हमारी बॉडी की सेल होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिसेलुलर, जैसे एल्गी है, ठीक है, एल्गी जो आप देखते हो पॉइंट्स वगैरह में, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर में, वो एल्गी है। एंड आगे एक्टाबुलेरिया है, इज नियरली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इनकी जो सेल होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ग्रीन एल्गी जो कि हमें पॉन्ड्स वगैरह में देखने को मिलती है। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेल की साइज होती है, ठीक है, उसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी की साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई अगर सेल्स बड़ी है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी होगी, या फिर सेल छोटी है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटी होगी। नेक्स्ट है सेल शेप्स, कि सेल जो होती है इनकी शेप्स किस किस टाइप की होती है। कुछ सेल्स होती है जो कि राउंड शेप में होती है, कुछ जो होती है वो कॉलुमिनर होती है, कुछ एलिप्ट होती है, ठीक है। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। सेल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल्स जो होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है उनकी शेप से। द शेप्स ऑफ सेल वेरी कंसिडरेबली इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे मे बी फ्लैट, यानी कि जो सेल्स होती है या तो वो फ्लैट हो सकती है, या फिर कॉलम जैसी हो सकती है, या फिर एलिप्टिकल एंड स्पाइंडल शेप्स, यानी कि स्पाइंडल की जैसी शेप की जैसी भी हमारी सेल्स हो सकती है, या फिर क्यूबोडिकल भी हो सकती है। तो ये कुछ शेप्स हैं कि शेप जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ सेल्स इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन, यानी कि जो शेप होती है सेल्स की वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होती है। पहला इसमें पॉइंट देखें हम, तो सम सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, यानी कुछ जो सेल्स होती है वो उनकी शेप इरेगुलर होती है। इरेगुलर मतलब फिक्स नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, चेंज होती रहती है, यानी कि वेरी करती है, ठीक है। जैसे अमीबा है, अमीबा एक इरेगुलर शेप होती है अमीबा की, यानी कि अमीबा जो होता है उसकी शेप कभी फिक्स नहीं होती है कि भाई अमीबा ऐसे होता है, ठीक है, वो जैसा चाहे अपनी शेप को बना सकता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। अगला है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इनकी जो शेप्स होती है वो इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है मस्कल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन, यानी जो मसल्स की सेल होती है वो लॉन्ग और थिन होती है। गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड, और गार्ड सेल्स जो होती है वो बीन शेप्ड, यानी कि जो बीन होती है उस टाइप की होती है। नेक्स्ट है मेसोफाइल सेल्स प्रेजेंट इन द लीफ आर लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर। लीव्स में जो मेसोफाइल जो सेल्स होती है, ठीक है, पत्तियों में, वो लॉन्ग होती है और रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल टाइप की होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। ये आपके मसल सेल्स है जो कि इरेगुलर होती है एंड लॉन्ग और थिन होती है, ठीक है, मतलब रेगुलर लॉन्ग थिन होती है मसल सेल्स। और ये आपके नर्व सेल्स हैं जो कि आपकी लॉन्गेस्ट मतलब एक तरह से लार्जेस्ट सेल होती है हमारे ह्यूमन बॉडी की। एंड ये आपके RBCs हैं जो कि आपके मतलब सर्कुलर होती है, मतलब गोल टाइप की होती है, गोलाकार होती है RBCs, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, नर्व सेल जो होती है वो लंबी होती है और ब्रांचेड होती है। देयर शेप एनेबल देम टू सेंड मैसेज
ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द बॉडी, यानी कि जो इनकी शेप होती है वो एक तरह से मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस पर सेंड करने के लिए इनेबल होती है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है कि जो शेप्स होती है वो जो उनकी शेप्स होती है वो उनके फंक्शंस पर डिपेंड होती है। आगे है द स्पेरिकल शेप्स ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की शेप्स वैसे गोलाकार होती है बट कुछ स्पेरिकल्स भी हो सकती है। ठीक है, देन प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए उनका एरिया जो होता है आरबीसीज का वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है द इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा हेल्प इट टू बी मूव इजिली, यानी कि अमीबा जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है तो वो अपनी इस शेप का उसे ये फ़ायदा होता है कि वो इजीली मूव कर सकता है और फूड को इनगल्फ कर सकता है, यानी कि निगल सकता है। ठीक है, अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अमीबा कुछ ऐसे टाइप का होता है। इनको हम बोलते हैं सूडोफोडिया, यानी कि ये जो शेप होती है ये बड़ी, ये सूडोफोडिया होती है, ये भी सूडोफोडिया है। इनसे ही तो वो अपने फूड को क्या करता है, मतलब इनगल्फ करता है या फिर मतलब टेक करता है। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स है। हु डिस्कवर्ड सेल्स। ठीक है, तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी इसके बारे में। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल्स को 1665 में। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल मिलती है वो कौन सी है। प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो मेसोफाइल होती है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेम। ठीक है, तो इसमें अमीबा हो सकता है, हाइड्रा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें सिंगल सेल होती है। अगला क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ विन शेप्ड, तो गार्ड सेल होती है। नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सी है। ब्लड सेल्स जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, और लार्जेस्ट जो सेल फाउंड होती है प्लांट्स में, आई थिंक वो साइकस होती है, साइकस CYCUS, साइकस प्लांट्स होता है, उसकी सेल लार्जेस्ट होती है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो देखो सेल जो होता है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसी भी मतलब जितनी भी सेल्स होती है उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है उनके स्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में देखो एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इनको यहाँ पर देखेंगे। पहली बात हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ठीक है, तो ये जो आउटर आप ये वाली जो लाइन देख रहे हो आउटर वाली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप। ए थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, यानी जो आउटर कवरिंग होती है ये लाइन जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ, मतलब ये दोनों टाइप की जो सेल्स होती है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। एंड ये बहुत थिन होती है एंड डेलिकेट एंड इलास्टिक्स। ठीक है, ये इलास्टिक होती है और थिन होती है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं वो देख लो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है जानना मेन फंक्शंस को। तो पहला इसका फंक्शन है इट सेपरेट सेल फ्रॉम द अनदर, मतलब ये सेल को दूसरी सेल से क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, एक ये सेल है, तो ठीक है मेम्ब्रेन इनको क्या करती है, सेपरेट करती है। नेक्स्ट है इट इज़ लिविंग पोरस एंड अलाउड टू मूवमेंट, यानी कि ये लिविंग होती है और पोरस होती है। पोरस मतलब छिद्रित होती है, यानी कि ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंस के मूवमेंट को। ठीक है, जैसे जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं या फिर वाटर होता है उसकी सप्लाई अंदर, ठीक है, ऑर्गेनल्स होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ करती है। ठीक है, बोथ इनवार्ड्स एंड आउटवार्ड्स। इनवार्ड्स का मतलब अंदर की ओर, आउटवार्ड्स मतलब बाहर की ओर। ठीक है, यानी कि कुछ सब्सटेंस बाहर से अंदर की ओर जा सकते हैं, कुछ सब्सटेंस अंदर से बाहर की ओर आ सकते हैं, ये अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जो सेल्स के कंटेंट होते हैं उनको सराउंडिंग मीडियम से ही सेपरेट करती है। अब सेल्स के कंटेंट क्या होते हैं, ये सभी सेल्स के कंटेंट हैं, जैसे राइजोबियम है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और सेंट्रोइड है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस गोल्जिकाए है। ठीक है, ये सभी चीज़ें सेल के कंटेंट हैं, इनको ऑर्गेनल्स कहते हैं।
इन प्लांट्स एन एडिशनल कवरिंग इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देना कि प्लांट्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, उसके आउटर साइड में एक और कवरिंग होती है, ठीक है, उस कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में सिर्फ क्या होती है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, जो हमने अभी पढ़ी थी, बट प्लांट्स में एक और कवरिंग होती है, ठीक है। द सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, जबकि मेम्ब्रेन एक लिविंग होती है। एंड रिगिड एंड इट इज़ मेड ऑफ द सेलुलोज, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनती है, ठीक है। और इट्स मेन फंक्शन इज प्रोवाइड रिगिडिटी, यानी कि रिगिडिटी प्रोवाइड करवाना होता है सेलुलोज का मेन फंक्शन, एंड शेप प्रोवाइड करवाना होता है, और प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। सेल वॉल का वर्क क्या है, एक तो रिगिडिटी प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना किसी भी सेल को, और प्रोटेक्शन करना, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट, टू ऑब्जर्व बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल यूजिंग ऑनियन पील, यानी कि ऑनियन पील का यूज़ करके हम बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के उनको हम देख सकते हैं। देखो, टेक ए ऑनियन बल्ब एंड पील ऑफ इट्स ड्राई पिंक, मतलब इसको पील करना है, कवरिंग यूजिंग ए पेयर ऑफ द फोरसेप्स। टेक ए ग्लास स्लाइड एंड पुट 2 drops of water in the middle. Place a small piece of the onion peel into the water and slide. Put the drops methyl blue solution, यानी methyl blue solution जो कि इस कंटेनर में आता है, तो हमें उसको पुट करना है, ठीक है। एंड पैलेस ओवर कवरिंग स्लिप जेंटली, मतलब उसको पूरी तरह ऐसे फैला देना है, ठीक है। फिर उसको अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें उसमें कुछ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म हमें दिखाई देता है, और वैक्यूल्स भी उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय द ए थिक लेयर, ठीक है, जिसको कि सेल वॉल कहते हैं, वो भी हमें कुछ दिखाई देती है। तो यानी कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक से ही माइक्रोस्कोपिक थिंग्स होती है, मतलब सेल्स, तो हम उनको ही उसी से देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, टू स्टडी एनिमल्स सेल यूजिंग चिक सेल। देखो ध्यान से, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। राइंस योर माउथ विद वाटर, यानी कि वाटर से हमें माउथ को धोना है। यूज ए क्लीन a toothpick and gently scarf the inner side of the your चिक, ठीक है, चिक के इनर साइड में उसको स्कार्प करना है। स्प्रेड द सेल्स ऑब्टेनिंग ऑन द टूथपेस्ट ऑन ए ग्लास, ठीक है, स्लाइड दैट इज ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, मतलब उसको हमें उस पर पानी की बूंद डालनी है। पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन, फिर उसमें आयोडीन डालना है। एंड मिथाइल ब्लू जो कंटेनर में था एक केमिकल है, वो भी इसमें मिलाना है, ठीक है। एंड स्टेन ड्रॉप वाटर कंटेनिंग एंड चिक सेल्स पैलेस इन कवरिंग स्लिप फोरसेप्स ऑन इट एंड ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप। और इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उसके कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मतलब उसकी जो इरेगुलर शेप होती है वो भी हमें दिखाई देती है। एंड उसमें जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो भी हमें अच्छे से दिखाई देता है। और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है एनिमल में, तो ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स के, मतलब जो सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनमें पहला है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हम पिलुलर फॉर्म में न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एक्चुअली में होता क्या है, देखो न्यूक्लियस जो होता है ना वो किसी भी सेल के सेंट्रल में होता है, ठीक है। सेंट्रल में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। और ये क्या इसके फंक्शंस हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, देयर इज एन स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है ये सेंटर ऑफ द सेल विच इज सराउंडेड बाय द काइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड मतलब घिरा हुआ होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब काइटोप्लाज्म क्या होती है, काइटोप्लाज्म वो होती है जो कि सेल्स के अंदर फिल रहता है। काइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म जो कि सेल्स के अंदर फिल होता है, ठीक है। तो उसके बीच में सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
अब देखो न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस हैं। न्यूक्लियस इज कंट्रोल द सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल्स की जो ऑल एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड दैट टेक प्लेस इन सेल्स। मोस्ट सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, मतलब ज़्यादातर जो सेल होती है उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बट सम हैव मे बी हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है। द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस को हम एक तरह से सेल का ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर में होता है और ये सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल्स की। ए न्यूक्लियस से कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस होता है। इधर देखते हैं हम तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये आपके न्यूक्लियस के पोर्स होते हैं। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये इनको न्यूक्लियस के पोर्स कहते हैं, मतलब छिद्र कहते हैं इनको। ठीक है। और ये आउटर साइड में लेयर होती है ये वाली, इसको तो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो, द आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं, आपको पता है। जैसे सेल के आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल की मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियस की पर्सनल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। आगे है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि उस न्यूक्लियस में फिल होता है। जैसे काइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर फिल होता है, इसी प्रकार न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है। ठीक है। इट इज़ आल्सो भी कॉल्ड न्यूक्लियर शेप, इसको न्यूक्लियर शेप कह सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेल्स के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है बीच में, उसके अंदर भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे बात करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन नंबर ऑफ जीन्स, मतलब क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन होते हैं। यानी कि जो हमारा डीएनए होता है ना, जैसे पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे का जो डीएनए होता है वो सेम होता है। ठीक है। वो वाला सिस्टम है। तो जीएनए इसमें कंटेंट्स होते हैं विच कैरी द जीन्स, मतलब जेनेटिक जो मटेरियल है वो उनको कैरी करते हैं। जैसे पेरेंट्स के कुछ गुण हैं जो हम में आ जाते हैं, तो वो डीएनए के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होते हैं। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डी मीन्स डीऑक्सी, ठीक है, राइबोज, एंड एन मीन्स न्यूक्लिक, ए मीन्स एसिड। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो डीएनए होता है वो, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में उनके कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डीएनए जो होता है वो आपके न्यूक्लियस का ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप, मतलब न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग अगर हम सेल्स को देखें तो सेल्स 2 टाइप की होती है। एक तो होती है यूकैरियोटिक एंड एक होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब यूकैरियोटिक क्या होती है? ठीक है। तो देखो, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उनको हम नॉन यूकैरियोटिक, मतलब सॉरी, प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियर मटेरियल इन द सेल्स इन विच न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन वायरस बैक्टीरिया, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के ही होते हैं। और प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो द सेल्स इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंड, ठीक है, सराउंडेड, मतलब न्यूक्लियर जो मटेरियल होते हैं वो नॉट सराउंडेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जबकि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बस। और कुछ हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और वायरस है। ठीक है। ये सब प्रोकैरियोटिक
सेल्स होती हैं। बाकी के सब हम भी क्या है, हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो ये आपकी यूकैरियोटिक सेल्स है। देखो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। यूकैरियोटिक में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस रहा, बस आपको इतना समझना है। ये तो बाकी के ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बीच में आपका जो फेलस जेली लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये लाइसोसोम है, इनके अलग अलग फंक्शंस है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वैक्यूल है। बट जो नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपके प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें जो ये वाला देखो आप, ये बीच में जो न्यूक्लियस दे रखा है, ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये जो दो टाइप पढ़े हैं ना आपने सेल्स के, ये अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बेसिस पे हैं, ठीक है। बाकी की जो सेल्स है वो आपने पढ़ी है, यूनिसेलुलर होती है, वो तो आपके नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे है, ये आपके न्यूक्लियस के बेसिस पे है। देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि आपके जो सेल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, ये ऑक्यूपाई होता है, मतलब जो स्पेस होता है ना उसको ऑक्यूपाई करता है। देखो ये आपकी मान लीजिए कि सेल है, और ये जो आउटर जो लेयर दिख रही है आपको ये वाली, इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो आपका इसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फ्लूइड जैसे पानी जैसा कुछ यहाँ पर फिल होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप कि आपके साइटोप्लाज्म समझ में आ गया होगा। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, या फिर हमारे और सेल्स के द्वारा जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, वेरियस टिनी कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यानी आपके जो सेल्स के जितने भी टिनी ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मीन्स जैसे आपके लाइसोसोम है, ठीक है, आपका न्यूक्लियस है, आपका राइजोबियम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सभी जो ऑर्गेनल्स है वो इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आप सिंपली ऐसा सोचो कि इसमें पानी भरा हुआ है और बाकी के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इसमें तैर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है वो भी। आगे हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं आपके, तो देखो वो आपके टू टाइप से होते हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है स्मूथ और एक होता है रफ, ठीक है। स्मूथ मतलब होता है विदाउट राइबोसोम, यानी कि इसमें राइबोसोम नहीं होता है। और रफ का मतलब होता है कि विथ राइबोसोम, यानी कि इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व्ड सिंथेटिक ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड्स, यानी कि इसमें आपके सिंथेटिक जो प्रोटीन होती है और लिपिड्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट आल्सो हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि राइबोसोम क्या है सर। तो राइबोसोम एक ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जो कि ER में फाउंड होता है, मतलब ER में पाया जाता है, ठीक है। ER क्या है, अभी हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो काइटोप्लाज्म में ही जो है आपका राइबोसोम होता है, यानी काइटोप्लाज्म में ही होता है। इट इज़ मेड ऑफ द न्यूमरस प्रोटीन्स, यानी कि जो आपका राइबोसोम है वो आपके प्रोटीन और RNA से मिलकर बनता है। एंड इट हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम का एक ही वर्क होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसिस होता है, यानी कि तैयार होता है प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम में। ये आपको भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है गोल्जिक, ठीक है। तो गोल्जिक जो होता है वो आपके क्या होता है, तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिश शेप्ड या फिर सिटन शेप्ड दैट आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जो आपके गोल्जिक्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, देखो फ्लैट होते हैं ऐसे, ठीक है। एक ये हो गया, एक इसके ऊपर हो गया, मान लीजिए दो हो गए, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो है पैकेजिंग, ठीक है, यानी कि मटेरियल की पैकेजिंग करना, ठीक है। जैसे एक कंपनी होती है ना, एक फैक्ट्री होती है, उसमें मतलब प्रोडक्ट को
बनाने का, फिर पैकेजिंग का, फिर डिस्ट्रीब्यूट का, ठीक है, फिर होलसेल मार्केट में लाने का, ये जो काम होते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे सेल्स में जो ऑर्गन्स होते हैं इनके सबके काम बटे होते हैं, ठीक है। जैसे राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, राइबोसोम। गोल्जिक जो होता है वो आपकी पैकेजिंग यानी कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको पैकेज करता है एंड उनका मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करता है। गोल्जिक इन प्लांट्स सेल इज कॉल्ड, ठीक है, डिक्टोसोम्स, यानी कि अगर प्लांट सेल में गोल्जिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, जो डायग्राम है इसको देखो। ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ER, उसका डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जो स्मूथ वाला पार्ट होता है ये वाला आपका स्मूथ है, ठीक है। इसको SER बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये आपका RER होता है, RER मतलब नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो आपका RER होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। और ये आपके राइबोसोम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ न्यूक्लियर, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और नीचे जो आपके डायग्राम दे रखा है वो आपके गोल्जिक का डायग्राम दे रखा है। गोल्जिक मैंने बताया था ऐसे पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ये वाले, ठीक है, इनको गोल्जिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो लूमेन और सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न, इनका भी वर्क होता है, वो हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं लाइसोसोम, ठीक है। देखो, दीज आर स्मॉल वैक्यूल्स और बेसिल्स इन द कार्टोप्लाज्म, यानी कार्टोप्लाज्म में जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। विच आर फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो हमारे मतलब एनिमल्स जो सेल होती है उसमें होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा है, मैंने बताया था इरेगुलर शेप होती है अमीबा की, ठीक है। अमीबा जो है फूड को टेक करता है अपने सूडोपोडिया से, बट जैसे ही वो फूड को सूडोपोडिया से टेक करता है तो वो डायरेक्ट उसको अपने वैक्यूल्स में डालता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं जो कि उस फूड को, है ना, क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। आगे देखो, दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द रिमूवल ऑफ द बर्न आउट सेल्स, ठीक है। लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम, उसको हम सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है उसमें जो भी हमारी बर्न आउट सेल्स होती है, यानी डेड सेल्स जो होती है, ठीक है, ये इनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। एंड आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम आल्सो डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड फूड विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर, ये जैसे सेल है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर कुछ सेल्स होती है डेड सेल्स, तो उनको लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब रिमूव कर देता है और उनको साफ कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि ये सुसाइड कर लेता है, ठीक है, ये खुद ही उसको सुसाइड करके फिनिश कर देता है। आगे वैक्यूल्स की बात करते हैं तो इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि जो वैक्यूल होता है एक तरह से ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें फिर एक फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड जो होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। वैक्यूल्स आर जनरली यूज टू बी स्टोर वाटर, सेप एंड अदर मटेरियल्स, यानी कि इनका यूज जो है वाटर को स्टोर करने के लिए, अदर मटेरियल को स्टोर करने के लिए किया जाता है, एंड डाइजेशन में भी इनका हेल्प है। आगे देखो, प्लांट सेल हैव ए सिंगल लार्ज वैक्यूल, यानी प्लांट सेल में सिंगल एक ही लार्ज वैक्यूल होता है, दैट प्रोवाइड्स द, ठीक है, टर्गिडिटी। टर्गिडिटी मीन्स होता है अब नॉर्मली, ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसको हम उसकी टर्गिडिटी बोलते हैं। इन एनिमल सेल मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर फाउंड, यानी एनिमल सेल में काफ़ी सारे वैक्यूल्स होते हैं, बट प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल्स होता है, ठीक है। और चलो अब हम आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये सभी क्या है, हमारे सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है, ठीक है, और राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। राइबोसोम में आपको पता है भी, जैसे मैंने बताया था फूड फैक्ट्री, वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। लाइसोसोम जो होता है वो आपका मतलब उसको हम सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वो रिमूव करता है हमारे सेल्स के इंटरनल पार्ट से। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारा मतलब सेल्स का पावर हाउस होता है, ठीक है।
अब पावर हाउस क्यों कहते हैं इसको, उसके बारे में देखते हैं। देखो, दीज आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। दे आर इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको हम पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो पावर हाउस से आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी एक तरह से एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। दे आर इन्वॉल्व, देखो, फ्रॉम फूड। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। इनसाइड द सेल द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि फूड का ब्रेकडाउन होता है और फूड का ब्रेकडाउन होकर जो एटीपी फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो ऑफ्टन रेफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है। और एनर्जी को कहाँ से जनरेट करता है, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो सेल्स के अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का एटीपी के फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सिर्फ क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी कि ये जो होते हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड मीन्स है जैसे क्लोरोफिल है, ठीक है, वो एक प्लास्टिड है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट है, वो एक प्लास्टिड है, यानी कि जो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, वो प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोफिल आपको जो प्लांट्स की लीव्स होती है उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए क्लोरोफिल भी एक क्या है, प्लास्टिड है। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्रेजेंट इन द रूट्स, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स के रूट्स में होता है और वो कलरलेस होता है। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम टू बी स्टोर फूड, यानी कि जो अंडरग्राउंड जो मॉडिफाइड स्टेम होती है, जैसे पेटाटो है। ठीक है, पेटाटो एक क्या है, स्टेम पार्ट होता है, तो उसमें आपके प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आगे हम देख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट भी जो है एक तरह का प्लास्टिड ही होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो हमारे प्लांट को येलो और रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में मतलब आपके रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं या फिर जो भी येलो कलर का जो पैटर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोप्लास्ट से ही आता है। ठीक है, और ग्रीन कलर का तो मैंने आपको बता दिया है, आपका जो क्लोरोफिल है वो है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये तो है ही है। ठीक है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है वो इसी के कारण होती है। तो ये आपका प्लास्टिड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। टू ऑब्जर्व क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है नहीं होता है, इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक लीव ले ली है, यानी हाइड्रिला एक प्लांट है उसकी एक पत्ती लेनी है, और प्रिपेयर स्लाइड इन द सेम वे एज डन द ऑनियन पील। जैसा कि हमने ऑनियन पील वाली एक्टिविटी में किया था, इसमें भी एक ऐसी स्लाइड प्रिपेयर करनी है और उसको ऑब्जर्व करना है अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एक सिंगल मतलब न्यूक्लियस को हम देखते हैं, ए सिंगल लार्ज वैक्यूल को भी हम देखते हैं, और नंबर ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है, और काफ़ी सारे ग्रीन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो होते हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल सेल्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस डायग्राम को, इसमें दोनों ही टाइप के सेल्स हैं और इनमें कंपैरिजन करते हैं हम। ठीक है, तो देखो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव सम सिमिलरिटीज एंड द सम डिससिमिलरिटीज। कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिससिमिलरिटीज होती है। सिमिलरिटीज क्या होती है, देखो पहली बात तो इधर इसको इधर करते हैं, इसके ऊपर ले जाते हैं। देखो ध्यान से कि राइबोसोम जो होता है, ठीक है, वो आपके एक मिनट, राइबोसोम जो होता है वो आपके
एनिमल सेल में भी होता है और राइबोसोम आपके प्लांट सेल में भी होता है। ये तो सिमिलरिटीज़ हो गई। न्यूक्लियस आपके इसमें भी होता है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। न्यूक्लियस आपके प्लांट सेल में भी होता है और न्यूक्लियस आपके एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। गोल्जी काय जो होती है वो आपके प्लांट सेल में भी होती है और आपके एनिमल सेल में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो पावर हाउस होता है वो आपके दोनों ही में होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है। वैक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो आपके एनिमल सेल में बहुत मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल में भी आपके वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करें हम सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होता है ना वो भी आपके सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ थी। इनमें कुछ कंपेरिजन है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, और फिर भी आप देखना चाहो तो एक बार इसमें देख सकते हो। जैसे सेल स्ट्रक्चर, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया था प्लांट्स में तो सेल वॉल होती है बट एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है। और काइटोप्लाज्म की बात करें तो काइटोप्लाज्म तो दोनों में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो ये भी दोनों में होता है, देखो, ठीक है। फ़र्क इतना है कि एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस सेंटर में होता है और जबकि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरल मतलब साइड में हो सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो होगी ही, न्यूक्लियस होता है तो आगे न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड वो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। और प्लांट्स में, एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि एनिमल्स में कलर से कोई मतलब नहीं है, प्लास्टिड जो है कलर प्रोवाइड करता है हमें। और नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल जो होते हैं वो आपके एनिमल सेल्स में तो वैक्यूल्स आपके कम होते हैं बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी काय, दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में होता है, ठीक है। राइबोसोम दोनों में होता है। और सेंट्रोसोम की बात करें, ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो होता है आपके एनिमल में प्रेजेंट होता है जबकि आपके प्लांट्स में एब्सेंट होता है। तो ये कुछ इनमें दोनों ही टाइप की जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंस था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियोज देखने हैं या फिर किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना है तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर एक लिंक आपको मिलेगा क्योंकि मैंने आपकी क्लास का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है इस बुक का। तो उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप चाहो और वहाँ से आप कोई भी किसी भी तरह की वीडियो को देख सकते हो।